ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात, उसने कहा कि एक समय पर ऐसी बीजेपी हुआ करती थी। बात तो सही है, एक समय पर अपोजिशन भी ऐसा हुआ करता था जिसके बारे में बातें हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में अपोजिशन की हालत ऐसी है कि अपोजिशन कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर दे रहा है और यूट्यूबर्स भारत में गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी को तो वाकई में ध्रुव राठी को अपनी तरफ से स्पोक्स पर्सन रख देना चाहिए, क्योंकि जिन बातों को अपोजिशन को उठाना चाहिए जनता के सामने, वाकई में वो बातें ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए सोशल मीडिया पर उन्हीं की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में एक बहुत बड़ा गड्ढा तो है। अब उस गड्ढे को कैसे भरेंगे ये लोग, यही लोग जानते हैं। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि ध्रुव राठी ने डेमोक्रेसी को लेकर एक वीडियो बनाया है। हालांकि डेमोक्रेसी के नाम पर इन्होंने अपने वीडियो में तानाशाही करी है और बात करी है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की। अब देखिए, सभी का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है और हम उसकी पूरी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात फिर ये आ जाती है कि आखिर ये सब कुछ लोकसभा इलेक्शंस के ठीक पहले क्यों हो रहा है। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर जो कि अक्सर अपनी समझ से परे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाकर यूट्यूब से और इवन उसी वीडियो में प्रमोशन करके पैसे कमाने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट गवर्नमेंट की गलतियां निकालने पर ही फोकस रहता है। उसी ध्रुव राठी ने हाल ही में भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा सा वीडियो बनाया है। 30 मिनट के इस वीडियो में राठी ने एग्जांपल्स के साथ दावा किया है कि भारत नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों जैसा बनता जा रहा है या उनके जैसे बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ध्रुव राठी के इस कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो में चीन का नाम ना होना कहीं ना कहीं मेरा ध्यान खींचता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी ध्यान जरूर खींच रहा होगा। और अगर नहीं तो फिर मतलब यह है कि राठी भैया ने आपको तरीके से कन्विंस कर लिया है। भाई, कला भी कला होती है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी और राठी भैया की कला बहुत अच्छी है, हर किसी के पास ये कला नहीं होती। लेकिन आप जरा सोचिएगा कि चाइना का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है, जबकि वो भी तो एक कम्युनिस्ट नेशन ही है। कथित तौर पर व्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए मोदी सरकार की मुखर तरीके से निंदा करते हुए राठी की आलोचना एक दर्द भरी आसी दिखाई पड़ रही। राठी जी का वीडियो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में चिंताओं की गूंज होने के बावजूद भी अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों के बीच या उनके थ्रू ज्यादा सर्कुलेट किया। सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कि अभी इस वीडियो को जरूर देखने के बारे में बातें कर रहे हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ध्रुव राठी के वीडियोस को अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, ये आर्गुमेंट देते हुए कि उनका वीडियो देखना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो प्रधानमंत्री मोदी के गलत कामों के कारण भारत को नॉर्थ कोरिया और रूस जैसा बनने से रोकना चाहते हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन पर डेमोक्रेसी को कमजोर करने का एक्यूजेशन है उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस डिटेल्ड वीडियो में यूट्यूबर और जर्मनी के रहने वाले और वहीं के नागरिक ध्रुव राठी द्वारा दिए गए दावों बहुत सावधानी पूर्वक मैंने जांच करने की थोड़ी सी अपने स्तर पर कोशिश करी है। अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू आपको इन सब चीजों के क्लेमों के बारे में बताऊंगा। उस बेसिस पर इवैल्यूएशन भी करूंगा के आधार पर राठी जी ने कंक्लूजन निकाला है कि भारत डेमोक्रेसी की कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे पहले तो ध्रुव राठी ने क्लेम किया है कि भारत वन पार्टी वन इलेक्शन सिस्टम को अपनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़। इसी बात को और स्पेक्युलेट करते हुए आगे कहा गया है कि हमारा देश एट लास्ट नॉर्थ कोरिया या फिर रूस जैसा बन जाएगा, जहां पर की इलेक्शन डायनेमिक्स को रेप्लिकेट हमारे देश में भी किया जाएगा, जहां पर मतलब उन देशों में इलेक्शंस परपेटेडली हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट को ही फेवर करता है। लेकिन अगर हम इस बात को समझें या इस बात को हम डिकोड करें तो अगर हम इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो भारत 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, 55 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों और इसके अलावा 2597 मतलब 2597 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक संस्थाओं के साथ एक डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप का दावा। विशेष रूप से अगर हम मौजूदा विपक्ष के गठबंधन को देखें जिसका की नाम इंडिया अलायंस दिया गया है, उसमें 25 से भी ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टीएम, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे रीजनल और नेशनल एंटिटीज दोनों ही शामिल हैं। यहाँ पर यह हाईलाइट करना और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिवली रूलिंग पार्टी का अपोजिशन बने हुए हैं। इसके अलावा इन अपोजिशन ग्रुप्स ने पिछले दशक में अलग अलग इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को हराया भी है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि भैया यहाँ पर रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे कोई दूसरी पार्टी दिखाई ही नहीं दे रही। तो ये दावा तो यहीं कहीं खत्म हो जाता, हवाबाजी है। इसके आगे ध्रुव राठी का आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में रूलिंग पार्टी क्रिटिसिज्म करने वाले अपोजिशन के नेताओं को पकड़ने के लिए अपने पावर का मैनिपुलेशन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का एग्जाम्पल राठी जी ने दिया है। अब देखिए, इस बात पर जोर देना और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि अदालतों ने इन नेताओं को बेल या जमानत देने से इनकार आखिर क्यों किया और किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये किस तरह के सीरियस सब्सटैंशियल लीगल
लीगल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पिछले साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को, जो कि अब निरस्त हो चुकी शराब नीति के कथित इरेगुलरिटीज से रिलेटेड चार्जेस में डिटेन किया। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब कि ईडी ने फॉर्मली आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब पीएमएलए के तहत चार्जेस लगाए। सिसोदिया द्वारा सबमिट करी गई जमानत याचिकाओं को लोअर कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार खारिज किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सामग्री और सबूत हैं जो अस्थायी रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपों में से एक का समर्थन करते हैं। वो 14 थोक शराब वितरकों ने लगभग 10 महीने में 338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाया। अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति लागू थी। अंग्रेजी में अगर इसी बात को समझें तो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, डिसमिसिंग फॉर्मर दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया's bail plea, the Supreme Court said that there is material and evidence which tentatively supports one of the charges under the Prevention of Money Laundering Act that 14 wholesale liquor distributors earned excess profit of rupees 338 crores in about 10 months when the now scrapped excise policy was in operation। अब आते हैं हेमंत सोरेन जी पे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड और उनके एक एसोसिएट के बीच सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े रिश्वत पर कन्वर्सेशन के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के डिटेल्स लीक करने के लिए इलीगल कार्टेल्स में शामिल होने वाले व्हाट्सएप चैट्स के खुलासे ईडी के द्वारा सबमिट किए गए एविडेंसेस में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट से इंडिकेशन मिलता है कि व्हाट्सएप चैट के 539 पेज और लैंड डीड से भरे 11 ट्रंक मौजूद थे, जिन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब देखिए, इस चीज को आप कैसे झुठला सकते हो? आप बोल सकते हो कि भाई वहां पर गलत पावर का इस्तेमाल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, सब चीजें करी गई, लेकिन फिर ये दावे भी तो है ना, और ये दावे उसी कोर्ट को लेकर हैं जिस कोर्ट के खिलाफ भी आपने बोला था कि सरकार जाना चाहती है आपके ही वीडियो में। खैर, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राठी का एक और दावा यह है कि मोदी सरकार राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से कथित तौर पर गलत प्रेशर या इन्फ्लुएंस डालकर फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि संघीय ढांचे को एक्टिवली कमजोर कर रही है। महाशय स्पेसिफिकली केरल के मामले का रेफरेंस देते हैं, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कथित तौर पर केरल सरकार ने जो 8 बिल प्रपोज किए थे उनके अप्रूवल पर रोक लगा। अब देखिए, यहां ध्यान रखना ये बात का बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने, सहमति रोकने या उन्हें विधानसभा में वापस करने का संवैधानिक अधिकार मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देता है। संवैधानिक ढांचा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसा कि अनुच्छेद 200 में बताया गया है, उस प्रोसीजर की आउटलाइन तैयार करता है जिससे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किए गए बिल को अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास प्रस्तुत किया जाता है, जिससे राज्यपाल या गवर्नर को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का विवेक मिलता है। क्या कह सकते हैं भाई, जो चीज लिखी हुई है आप उसको कैसे झुठला सकते हो? खैर, आपको समस्या हो रही है, ये एक अलग बात है। आगे बढ़। ध्रुव राठी का अगला तर्क है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, जिसके की बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग के लिए उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस फैसले के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी को प्राइमरी बेनिफिशियरी बताया गया, जिसे लगभग 55% का सिग्निफिकेंट शेयर प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 6,565 करोड़ रुपए के बराबर। अब देखिए, 55% की यहां पर बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। आखिर में जब हम पहुंचेंगे ना, तब इसी 55% को लेकर ज्यादा बात होगी। देखिए, चांद पे बैठ के बृहस्पति की बात करने में दिक्कत यही है कि सिर्फ बड़ी बड़ी और गोल गोल बातें ही दिखाई देती हैं। दरअसल महान यूट्यूबर राठी जी यहां पर टीएमसी, डीएमके, बीजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करना शायद भूल गए, जिनको की इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 90% से 100% से भी ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है। एडिशनली रूलिंग पार्टी के संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के सब्सटैंशियल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए 50% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल करने के लिए उनकी प्रोपोर्शनेट अकाउंटेबिलिटी को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। मतलब कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें तो वो 50% से ज्यादा अगर भाजपा के हैं तो भैया थोड़ा तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है ना, थोड़ा तो पैसा लाना उनका भी काम है। पर ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा इसलिए गलत है, समझ सकते, आपकी पीड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे रही। खैर, इसके आगे बढ़कर ध्रुव राठी ने तर्क दिया है कि मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटिंग की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री को शामिल करना कंपलसरी
जरिया मैंडेटरी कर दिया। अब देखिए 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सीईसी और ईसी को अपॉइंटमेंट एक्सक्लूसिवली रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती थी, बल्कि उसके बाद मोदी सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बिल ने लीडर ऑफ अपोजिशन को सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देकर एक उल्लेखनीय बदलाव पेश किया, जो कि प्रीवियस प्रोसीजर्स में एब्सेंट प्रोविजन था। ठीक ऐसे ही 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने तब की प्रेसिडेंट रही श्रीमती प्रतिभा पाटिल से चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश करी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका संभालने के लिए तैयार थे। गोपाल स्वामी ने एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चावला के परसीव्ड पार्टीसन मतलब कि कथित पक्षपातपूर्ण आचरण के बारे में चिंताओं का हवाला दिया। हालांकि राष्ट्रपति ने सिफारिश को नॉन बाइंडिंग माना और इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अगले महीने गोपाल स्वामी की रिटायरमेंट के बाद चावला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला और 2009 के लोकसभा चुनाव की देखरेख भी करी। अब देखिए ध्रुव राठी ने इसके बाद दावा किया है कि सरकार पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इसे खत्म करने के लिए कुछ अलग ही तरह की तैयारियां कर रही, बल्कि इस क्लेम के अपोजिट केवल फैक्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने किसानों के विरोध के पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर बात करी है, जो खालिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने वाले कुछ लिंक्स को मतलब इस पूरे के पूरे मामले में इंक्लूड करने का काम भी करती है। ये एक्नॉलेज करना एसेंशियल है कि 2021 का किसानों का विरोध करीब 1 साल चला था। इस दौरान सरकार ने 26 जनवरी की घटना को छोड़कर बल प्रयोग करने से रिफ्रेन किया, बॉर्डर्स को बंद किया पर बल प्रयोग नहीं किया। अब देखिए जब खालिस्तान के समर्थकों ने लाल किले पर क्या कुछ नहीं किया था, ये हम सबने देखा था। प्रोटेस्ट को लेकर सरकार के अप्रोच का एवेल्युएशन करते समय इन छोटी छोटी घटनाओं को, सर्कमस्टांसेस को, इवेंट्स को कंसिडर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में ध्रुव राठी का आरोप है कि 2019 में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अशोक लवासा जी के टेन्योर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डिसेंट या असहमति के बाद में गवर्नमेंट ने अशोक लवासा जी के फोन की सर्वेलेंस मतलब की निगरानी करी थी। अब यहां नोट करना चाहिए कि इस क्लेम या दावे का सोर्स दवायर, जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लीनिंग वाला एक मीडिया आउटलेट है, जो इस पूरी कहानी की सत्यता पर सवाल उठा रहा है। दवायर को उन एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्रिटिसाइज किया जा चुका है, जिसमें कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली लेवल पर भारत की रेपुटेशन को कमजोर करने की एक चाहत दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस कहानी पर रिपोर्ट नहीं किया या इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट नहीं करी, और इवन फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने भी दवायर की कहानी की पुष्टि नहीं करी। एडिशनली ये नोटवर्दी है कि लवासा करंट गवर्नमेंट के एक वोकल क्रिटिक बने हुए हैं, कॉलम्स और आर्टिकल्स के थ्रू डिसेंट अपना एक्सप्रेस करते ही रहते हैं, जिससे ये फोन निगरानी के आसपास की कहानी बड़ी ही कमजोर हो जाती है। हालांकि एक बात यहाँ पर और सोचने वाली है कि दवायर की इस पूरी स्टोरी को सरकार की तरफ से भी खारिज नहीं किया गया। ये एक बात थोड़ी सी मुझको भी लगी। इसके बाद एक और मुद्दा ध्रुव राठी ने बताया कि भाई पुणे में ईवीएम मशीन चोरी हो गई, जिससे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि चोरी करी गई ईवीएम मशीन वहां पर प्रदर्शन के लिए रखी गई थी, ना कि एक्चुअल वोटिंग के लिए। डेमो ईवीएम को ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है और उनके ऊपर एक अलग तरह की मोहर या स्टैंप लगा होता है, और इन्हें जिसे पोल्स में यूज की जाने वाली ईवीएम होती है उससे अलग चोर भी किया जाता है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने गलती से यह मान लिया था कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में कोई कीमती सामान हो, बट फिर भी ईवीएम असली हो या नकली, ईवीएम की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की रक्षा करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और ये चीज वहां पर नहीं हुई। ये वहां पर नोटवर्दी बात, पर वो कैसी थी ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद ध्रुव राठी ने दावा किया है कि सीएजी के अकॉर्डिंग लगभग 7,50,000 आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज ने एक ही या फिर इनवैलिड मोबाइल नंबर का उपयोग किया। दरअसल सरकार ने इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आधार डिटेल्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि पीएमजेएवाई एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम मतलब की पात्रता आधारित योजना है। मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी या ट्रीटमेंट के दावों को अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी समस्या नहीं है। हालांकि कुछ फील्ड कार्यकर्ताओं ने रैंडम मोबाइल नंबर दर्ज किए होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंपैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आधार के बेसिस पे काम करता है। अब देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि जर्मनी में रहकर आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कैसे जानेंगे। और देखिए, भारत में तो काम वैसे भी कई सारे जुगाड़ चलते हैं, ये हम सब जानते हैं। और आखिरी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो धोखाधड़ी का जिक्र किया गया, ध्रुव राठी ने आरोप लगाया कि भारत के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र का गला घोटा गया है। वही वाकई में लगा गया, आखिर क्या ही हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सरासर गलत, और मैं ऐसे किसी भी इंसिडेंट की सीधे
निंदा या मैं इनका क्रिटिसिज्म ही करता हूं। इन चीजों को कभी भी आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर। लेकिन इस इंसिडेंट की शील्ड बना के भारत में पहले जो केसेस हुए और बड़े केसेस हुए, उनको जर्मनी वाला हमारा दोस्त आखिर कैसे इग्नोर कर गया? मतलब इमरजेंसी पीरियड और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, ऐसी ऐतिहासिक एग्जांपल्स को हमको नहीं भूलना चाहिए, जहां कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर्स और बक्सों के साथ क्या किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक हालिया मामले में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में अनकंटेस्टेड मतलब कि निर्विरोध सीटों पर चिंता जताई थी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी पड़ी। अदालतों ने उन एबनॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर गौर किया जहां केवल सत्तारूढ़ मतलब कि टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार ही कई सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर सकते थे, मतलब उनके अलावा कोई भी नहीं। अब देखिए, ऐसा है कि बातें निकलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है निकलती जाएंगी और दूर तक जाएंगी, क्योंकि राठी जी ने और भी कई सारी ऐसी अप्रमाणित दावे प्रेजेंट किए हैं जिनमें फैक्चुअल बेसिस है ही नहीं। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात स्पेशली ये है कि राठी जी ने वीडियो में ये कहने का भी एक मौका खुद को दिया है कि उन्हें कंटेंट बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली। अब भाई देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। ऐसे में इस तरह के रीएश्योरेंस की नेसेसिटी पर सवाल उठता है। दरअसल कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव राठी कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे ये कहने की उनकी जिद और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है कि भैया किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें पैसा नहीं मिला, वीडियो किसी भी पॉलिटिकल एंटाइटी से फंडेड नहीं है। हालांकि मैं राठी जी और राजनीतिक दलों के बीच के संबंध को आपकी कोरी कल्पना पर छोड़ता हूं, फिर भी हालिया वीडियो में किए गए कई सारे दावे विवाद को भड़काने और संदेह को पैदा करने वाली सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एकजुट ताने बाने के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ध्रुव राठी का जो एक बहुत बड़ा फॉलोइंग ग्रुप है वो यूथ होता है। अब देखिए, यूथ के साथ समस्या यह है कि यूथ कम्युनिस्ट विचारधारा का होता है। कम्युनिस्ट विचारधारा से मेरा मतलब यह है कि जितने भी स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं वो उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, अपना एक रेबेलियस नेचर डेवलप कर चुके होते हैं। मतलब बेसिक सी बात यह है कि जो जीवन के सिद्धांत उनको बताए जाते हैं वो उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, और ये एक उस एज का नेचर भी होता है। प्रॉब्लम दरअसल यहां हो जाती है कि ये जिस यूथ की मैं बात कर रहा हूं, ये अधिकतर बाहर के शहरों में रह रहे होते हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और अपने पिताजी के ऊपर पैसे के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब क्या होता है, जब ये ध्रुव राठी का ये वीडियो देखते हैं और अपने घर वालों से बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ना चाहते हैं और हम इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तब इनका जो बाप रहता है ना, वो इनको बताता है फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में और इनका मुंह बंद करा देता है। अच्छा, उसके बाद जब ये लोग थोड़े और आगे बढ़ते हैं और ये खुद नौकरी करना शुरू करते हैं, पैसे कमाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे इनको असलियत से राब्ता होता है और इनको समझ में आ जाता है कि भाई जो ध्रुव राठी चीजें बताया करता था ना, वो उस एज में सुनने में ही अच्छी लगती थी। जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है तब कहानी पूरी अलग हो जाती है।